ठीक है, सो लास्ट क्लास में वी डिड सम न्यूमेरिकल ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, वहां से स्टार्ट किया था हमने। उससे अपन ने ये प्रूव कर दिया कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ही सिग्निफिकेंट है, सॉरी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ही सिग्निफिकेंट है, मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़ी बॉडीज के लिए वो इनसिग्निफिकेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतनी इनएक्यूरेसीज हम सोचते भी नहीं है, है ना। फिर हमने बात की थी कि ये दो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, है ना। अब हम रेडी हैं नए मॉडल के लिए, दैट वाज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। कौन से दो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं अपन? एक मैटर वेव्स, डी ब्रॉगली का डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की भी वेव होती है और उसका इक्वेशन डी ब्रॉगली ने दिया था, इसलिए उससे नाम भी अपने नाम से दिया, डी ब्रॉगली वेव। तो वो उसका फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, राइट। और सेकंड कंसेप्ट हेजनबर्ग। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद वी आर रेडी टू स्टार्ट अवर न्यू मॉडल विच इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जहां पे हमने क्या बोला कि ऑर्बिट का कंसेप्ट अब खत्म, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं होता। अगर होता तो उसका आप एक प्रॉपर पाथ बना पाते, बिकॉज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक ही समय पर एक्यूरेटली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो आप उसका एक परफेक्ट पाथ नहीं बना सकते। तो वो डेफिनेट पाथ को हम रिप्लेस कर रहे हैं, बोर के डेफिनेट पाथ वाले आइडिया को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ? प्रोबेबिलिटी के साथ, प्रोबेबिलिटी और स्पेस के साथ। जहां वो सर्कुलर ऑर्बिट बोल रहे थे, हम स्फेरिकल स्पेस बोल रहे हैं। सर्कुलर ऑर्बिट की जगह स्फेरिकल स्पेस बोल रहे हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और उसी स्पेस को हमने क्या नाम दिया था? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट से आगे बढ़ गए हम ऑर्बिटल पर, समझ रहे हैं? यहां तक हुआ था हमारा। हमने एक स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन भी देखा था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम नॉर्मल फिजिक्स के मैकेनिक्स वाले इक्वेशन यूज नहीं करते, कि वो हमारे जो वी और यू वाले इक्वेशन थे, है ना, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी। माइक्रोस्कोपिक बॉडी का वेव भी होता है, वेव तो बड़े बॉडी का भी था बट सिग्निफिकेंट नहीं था, तो इसलिए हमने इग्नोर कर दिया। फिजिक्स में वेव के बारे में बात नहीं करते फिजिक्स में, बट केमिस्ट्री में जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनकी वेव सिग्निफिकेंट है, तो उनका वेवी नेचर भी हम कंसिडर करेंगे, और इसलिए वो इक्वेशन हमने लिखा था कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट फॉलोज दैट इक्वेशन, और उसके कोऑर्डिनेट्स आप एक्स वाई जेड करके निकाल सकते हो, उसकी पोजीशन आपको पता चल सकती है। ठीक है, उसलिए तो अपन पूरा वो एरिया बना पा रहे हैं। मैंने आपको एक हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना, कि हाइड्रोजन का अलग अलग टाइम पे क्या लिया गया, एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को क्लिक किया गया। तो जब वो सारे फोटोज को एक साथ रखा गया तो क्या मिला? एक स्फेरिकल स्पेस मिला। क्या मिला? एक स्फेरिकल स्पेस मिला, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। उस स्फेरिकल स्पेस के बाहर वो कभी नहीं गया, तो वो बन गया उसका ऑर्बिटल। वो क्या बन गया? उसका ऑर्बिटल, कि इलेक्ट्रॉन इतनी जगह में कहीं पे भी हो सकता है, वो स्फेरिकल बना। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था शेप का। क्या शेप का एग्जांपल दिया था? वो डंबल वाला। एक कुछ ऑर्बिटल का शेप डंबल जैसा भी होता है, हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, फिर हमने लास्ट बात करी थी क्वांटम नंबर्स की, कि जैसे हमारा एड्रेस होता है ना, वी हैव अ 3 लाइन एड्रेस, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, लोकेशन होता है, जिसको हम 4 क्वांटम नंबर्स की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, जिसमें चारों के नाम हमने लिखे थे। क्या स्टार्ट किया था हमने? कुछ भी नहीं, सिर्फ वहीं डाल के छोड़ देते क्वांटम नंबर्स। चलो ठीक है, तो उसको लिखते हैं आगे, क्वांटम नंबर्स के आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखेंगे क्वांटम नंबर्स में बी डिफाइंड एज quantum numbers may be defined as quantum numbers may be defined as a set of 4 numbers, a set of 4 numbers, a set of 4 numbers with the help of which with the help of which with the help of which 4 numbers with the help of which we can get with the help of which we can get
complete information with the help of which we can get complete information about all the electrons. We can get complete information about all the electrons in an atom. All the electrons in an atom. That is its location. That is its location, comma, energy, comma, type of orbital occupied, type of orbital occupied, मतलब वो स्पेरिकल वाले ऑर्बिटल में है कि वो डंबल वाले में है. एक डबल डंबल भी होता है, समझ रहे हैं क्या? ऑर्बिटल भी आपके 4 टाइप के अपन पढ़ेंगे, है ना? ओके. टाइप ऑफ ऑर्बिटल, कॉमा, शेप and orientation of that orbital, and orientation of that orbital, orientation of that orbital. ओरिएंटेशन का मतलब है कि क्या वो डंबल शेप वाला ऑर्बिटल, सुन रहे हैं क्या? क्या वो डंबल शेप वाला ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है या जेड एक्सिस के अलोंग है? ओरिएंटेशन कैसा है उसका? ओरिएंटेशन समझते हैं ना कि वो स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है, ऐसे ओरिएंटेड है, ऐसे ओरिएंटेड है डंबल, कि ऐसे जेड वाले में ओरिएंटेड है. तो अकॉर्डिंगली 3 टाइप के ओरिएंटेशन हो सकते हैं, एक्स वाई जेड. हाँ, तीनों में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, बट कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर है वो अपन को पता लगाना है. अकॉर्डिंगली उसका वो नंबर चेंज हो जाता है. मैंने 4 नंबर लिखे ना, तो एक नंबर उनका ओरिएंटेशन बताएगा, एक नंबर उनका ऑर्बिटल बताएगा. आएंगे अपन अभी आज पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर है? ये क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो अपन डैटेस करके लिखे हैं कि उसका लोकेशन पता चलेगा, उसका एनर्जी पता चलेगा, कौन से ऑर्बिटल में ये पता चलेगा, ऑर्बिटल का शेप क्या है ये पता चलेगा, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है स्पेस में ये पता चलेगा, ठीक है? एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में द वेरियस क्वांटम नंबर्स आर, द वेरियस क्वांटम नंबर्स आर, द वेरियस क्वांटम नंबर्स आर, the various quantum numbers are, सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फर्स्ट इज प्रिंसिपल, PAL वाला प्रिंसिपल ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ब्रैकेट में n लिखना, स्मॉल n. इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें. It tells the principal energy level. It tells the principal energy level. It tells the principal energy level. एनर्जी लेवल बोल लो या ऑर्बिट बोल लो या शेल बोल लो, है ना? टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, टू विच द electron belongs. Stop. It is denoted by letter N. It is denoted by letter N. It is denoted by letter N, small wala n, and can have integral value, and can have integral value, integer values होंगी, integral values except 0. 0 भी तो इंटीजर है ना, except 0, that is n is equals to 1, 2, 3, 4 and so on. n की ये वैल्यूज हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on, which are designated as
K, L, M, N एंड सो ऑन। ये तो वही बोर वाला हो गया ना, क्योंकि अपन ऑर्बिट की तो बात कर रहे हैं ना अभी। देखो उस दिन भी मैंने बताया था कि ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म हुआ का मतलब ये नहीं कि ऑर्बिट होते नहीं है, ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां नहीं होते हैं। सुन रहे हैं क्या? ऑर्बिट तो होते हैं बट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, एक्चुअली दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखिए ऑर्बिट का एक डेफिनेट पाथ था, बट ऑर्बिटल एक स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, ओके। और ये हमने हाइजेनबर्ग से ही सीखा है भाई, कि हाइजेनबर्ग ने बोला ना कि एक डेफिनेट पाथ तो होता ही नहीं है, स्पेस में होगा इलेक्ट्रॉन। आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इतनी जगह में कहीं पे भी हो सकता है, और वही जगह जहां पे कहीं पे भी हो सकता है उसी जगह को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल का डेफिनेशन याद रखना, अपन ने कल लिखा भी था, इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ऐसा लिखे ना। ठीक है, ओके चलो समझ में आ गया। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 के एलिमेंट, तो ये नंबर क्या बताएगा हमें उसका ऑर्बिट नंबर, कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट को बिलोंग करता है। ठीक है, ओके चलिए सेकंड 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 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर AZIMUTHAL, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसका एक और नाम है और एंगुलर मोमेंटम और सेकेंडरी और सब्सिडियरी, चार नाम है, एजीम्यूथल या एंगुलर मोमेंटम या सेकेंडरी या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ऑब्लिक ऑब्लिक मार के लिखते जाओ ना। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करना स्मॉल एल से, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल। तो एक क्वांटम नंबर स्मॉल एन हो गया, दूसरा क्या है स्मॉल एल, हाइफन डाल के लिखेंगे। देखो आप ये समझो कि जो एन का वैल्यू आपको क्या बता रहा है पता है, जो हमारी लाइन स्पेक्ट्रा की मेन लाइंस हैं। ठीक है, बट ऐसे तो बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस भी होती है हमारे स्पेक्ट्रल में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, तो वो छोटी छोटी लाइंस को आपका सेकंड क्वांटम नंबर बता रहा है। तो आप ये समझे कि एक शेल है तो दूसरे क्या है, सब शेल्स है। ठीक है, इसमें लिखेंगे हाइफन डाल के इलेक्ट्रॉन present in any main shell, electrons present in any main shell, electrons present in any main shell of a multi-electron atom do not have same energy, do not have same energy, do not have same energy। इसका मतलब ये था क्या होता है, जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, समझ लीजिए, यहां ध्यान देना, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2n² रूल तो अभी भी फॉलो करेंगे अपन, कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिट में कितने होते थे 8, पर वो आठों की एनर्जी सेम नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं अपन, आठों की एनर्जी सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सेकेंड शेल में भी कुछ डिविजन्स हैं, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे लेवल में होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर लेवल में होंगे, तो इसको बोलते हैं सब शेल्स। क्या बोलते हैं, यानी कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स होंगी, जिनमें भी एक सब ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी, दूसरे सब ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऑर्बिट्स आर डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिट्स, शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। तो आपका एल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है कि एक ऑर्बिट में कितने सब शेल्स होते हैं, या एक ऑर्बिट में कितनी सब ऑर्बिट्स होती हैं। जैसे थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 18 के 18 की एनर्जी सेम नहीं होती, they are divided into 3 types of subshells,
और वहां पे अलग अलग सब शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं, तो उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। ठीक है, मतलब ये समझो कि एक सीडी के बाद दूसरी सीडी है, बट एक्चुअली उस एक सीडी और दूसरी सीडी के बीच में छोटी छोटी सीढ़ियां भी है। समझ रहे हैं क्या? तो सबकी एनर्जी अलग अलग होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब सोचो ना, ये सीडी और ये सीडी होगी ना, अब इनके बीच में दो तीन छोटी छोटी सीढ़ियां और है, तो हर सीडी की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी ना। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो हाइट बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना हाइट से, तो बस वो यहां भी बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या लिखे? डू नॉट हैव द सेम एनर्जी, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज दे मूव अलोंग, this is because they move along, this is because they move along different paths and hence have different angular momentum, and hence have different angular momentum, and have different angular momentum, full stop. Thus within the same principal shell, thus within the same principal shell या orbit, thus within the same principal shell या orbit, there are present a number of subshells. There are present a number of subshells, a number of सबशेल। और आपका क्वांटम नंबर एल आपको यही बताता है कि हर शेल के पास कितने सबशेल्स हैं। समझ रहे हैं क्या? तो एक लाइन नीचे लाइन में लिखेंगे, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर gives the number of, azimuthal quantum number gives the number of subshells present in the main shell, number of subshells present in the main shell. Next line में, it is denoted by small l, it is denoted by small l, and for a given value of n, and for a given value of n, and for a given value of n, n ना अभी अपन n ऊपर पढ़े ना, for a given value of n, l can have integral values, l अभी l बोल रहा हूं ना, l की वैल्यू, l can have integral values ranging from 0 to n minus 1, 0 to n minus 1, n minus 1 को ब्रैकेट में डाल लो, 0 to n minus, 0 से लेकर के, रेंजिंग फ्रॉम लिखे ना, रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेकर के n minus 1। अब इसका मीनिंग समझना, ध्यान दो इधर एवरीवन। देखो n की वैल्यू तो 1 से स्टार्ट हो रही है ना, यानी कि फर्स्ट शेल k, अगर n की वैल्यू 1 है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट k शेल, k ऑर्बिट। एल हमें क्या बताता है कि आपके हर मेन शेल में कितने सबशेल्स हैं, ध्यान से समझो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मेन शेल में कितने सबशेल्स हैं। तो अगर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं, यानी कि k की बात कर रहा हूं, तो उसके पास कितने सबशेल हैं वो हमें l बताएगा। कौन बताएगा? l। तो l का वैल्यू अभी अपन ने क्या लिखा कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज होगी, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, l की वैल्यू रेंज करती है 0 से n minus 1। तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, 0 to 1 minus 1, हाँ या ना, n की वैल्यू 1 है ना k के लिए, तो कितना हो जाएगा 1। मतलब 0 to 0 मतलब क्या होगा, 0 मतलब एक ही वैल्यू होगी, यानी कि k शेल के पास एक ही सब शेल है, 0 नंबर वाला, यानी कि फॉर n इज इक्वल्स टू 1, l की वैल्यू सिर्फ 0 ही हो सकती है।
इट हैज गॉट ओनली वन सब शेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि L शेल के पास 0 to 2 - 1 आया ना, यानी कि 0,2 सब शेल है, एक 0 नाम का और एक 1 नंबर का, नाम का नहीं, 0 तो नंबर है ना, 1 भी नंबर है, 0 नंबर का और एक 1 नंबर का। व्हाट अबाउट 3? 3 बोले तो कौन सा शेल? M शेल। तो L की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 0 to 3 - 1, यानी कि 0 1 2। एंड n इज इक्वल्स टू 4 के लिए KLMN होगा ना, n शेल। n शेल के पास कितने सब शेल हो जाएंगे? 0 से लेकर के 4 - 1, यानी कि 0 वाला सब शेल, 1 वाला सब शेल, 2 वाला सब शेल और 3 वाला। देखो 0 वाला सब शेल तो सबके पास है, 0 वाला सब शेल तो सबके पास है, बट 1 वाला सब शेल 2 से चालू हो रहा है, 2 के बाद सबके पास है। 2 वाला सब शेल 3 से चालू हो रहा है, उसके बाद सबके पास है। और 3 वाला सब शेल 4th पीरियड से चालू हो रहा है, 4th और पीरियड बोल सकते हैं ना, ऑर्बिट पीरियड, और उसके बाद सबके पास है। ठीक है, बट इनका नाम क्या होता है? L इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है S सब शेल, इसका नाम है S सब शेल, मैं लिखवाऊंगा अभी, है ना। 0 के बाद 1 का मतलब होता है P सब शेल, 2 का मतलब होता है D सब शेल, और 3 का मतलब होता है F सब शेल्स। समझ आ रहा है? SPDF, S नाम का सब शेल सबके पास है, 1 वाले के पास भी है, 2 वाले के पास भी है, 3 वाले के पास भी है, और 4 वाले के पास भी है। देखो ना, 0 सबके पास है ना, 0 मतलब S, 0 मतलब S, 1 मतलब P, P किससे चालू हो रहा है? सेकेंड शेल से, और D किससे चालू हो रहा है? थर्ड सब शेल से, और F किससे चालू हो रहा है? फोर्थ शेल से। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझो, अभी तक आप हम जो बोलते थे ना कि ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के पास तो एक ही सब ऑर्बिट है, तो एक बना के छोड़ देंगे, बट सेकंड के पास कितने सब ऑर्बिट्स हैं? 2। ठीक है, थर्ड के पास और फोर्थ के पास ऐसी 4। समझ रहे हैं ना, यानी कि शेल्स के पास सब शेल्स हैं, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो चलो इसी में रहेंगे, लेकिन इसके पास तो एक ही सब शेल था बेचारे के पास, बट सेकेंड वाले के पास तो 2 है ना, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में रहेंगे और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में रहेंगे। एसपी, इसके पास एस भी है, पी भी है और डी भी है, और चौथे वाले के पास एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है। समझेगा? मतलब आप ऐसे समझो कि जिसका जो एन का वैल्यू है ना, उतने ही सब शेल है उसके पास, हाँ या ना। जैसे एन की वैल्यू 1 के पास एक ही सब शेल है, एन की 2 वैल्यू के पास 2 सब शेल है, एन की 3 वैल्यू के पास 3 सब शेल है, और एन की 4 वैल्यू के पास 4 सब शेल। क्लियर है? तो ऑर्बिट्स या शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिट्स एंड सब शेल्स। एम आई क्लियर? यानी कि सेकेंड ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन एक जैसे एनर्जी के नहीं है, कुछ की एनर्जी कम है क्योंकि वो पास में है ना। क्या बोलते हैं? मैंने एस को पास बनाया ना न्यूक्लियस के, और पी वाला दूर है न्यूक्लियस के, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? पी वाले की। जो न्यूक्लियस से दूर है वो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जो न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी कम होती है ना। जैसे आप ऐसे समझो कि जो टीचर के सबसे पास बैठता है वो सबसे सीधा बैठता है, और जो टीचर से दूर बैठा है लास्ट बेंच में, वो मस्ती करता रहता है, पीछे टिफिन खा रहा है, मस्ती कर रहा है, तो उसकी एनर्जी लेवल अलग है। पर सामने वाला तो डर के बैठा ना, भैया अभी अभी सर मेरी कॉपी देख लेंगे, अभी मेरे को खड़ा करा देंगे। नहीं, इसलिए लोग बैक बेंच में बैठना पसंद करते हैं ना, कि हमको सर नहीं देख पाएंगे, तो हमारी एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप ये समझो कि न्यूक्लियस से जितना पास हो गया उतनी एनर्जी कम होगी आपकी, और न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो एस और पी में एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी ज्यादा। एसपीडी में एस की कम, पी की ज्यादा, डी की उससे भी ज्यादा, और एफ की उससे भी ज्यादा। आप समझ रहे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स में अंदर ही, शेल के अंदर भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स में वो है। तो
देयर आर नॉट ऑर्बिट्स, द ऑर्बिट्स आर डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिट्स। तो 1 के पास सिर्फ s होता है तो उसको हम कहते हैं 1s। क्या बोलते हैं? 1s। 2 के पास s भी है, p भी है ना, तो उसको बोलते हैं 2s एंड 2p। और 3 के पास s p d तीनों है तो 3s 3p एंड 3d। और 4 के पास चारों हैं तो 4s 4p 4d 4f। देखो f के बाद g वगैरह भी होता है बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, उतने एलिमेंट है ही नहीं, हमारा f तक में काम हो जाता है। क्योंकि आप देखोगे ना तो 5 के पास भी तो s p d f तीनों है, चारों है ना। उसके पास f के बाद g भी होगा बट g तक इलेक्ट्रॉन की पहुंचने की नौबत ही नहीं पड़ती, उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि उसको g तक जाना पड़े, क्योंकि हर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, तो 2 8 10 हो गए। थर्ड में भी 8 होते हैं, राइट, फिर 18 होते हैं, अपन ऐसा पढ़ते हैं ना, सॉरी थर्ड में 18 होते हैं, फिर 32 32 होना चालू हो जाता है, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही 2n² रूल फॉलो कर रहे हैं अपन, इसलिए वो जी तक के सबशेल की जरूरत ही नहीं पड़ती, एफ में ही हमारा काम हो जाता है। एम आई क्लियर? तो एल की वैल्यू समझ में आ गई ना आपको, कैसे अपन डिफाइन कर रहे हैं? हाँ, लिखे कहां तक है अभी अपन? एल इज इक्वल टू 0 से लेकर के n-1। चलो इसकी वैल्यू लिखते हैं, नीचे लिखो फॉर फर्स्ट शेल, पहली लाइन में लिखो फॉर फर्स्ट शेल, फॉर फर्स्ट शेल ब्रैकेट में लिख लो के। जैसे मैं फर्स्ट के लिए लिखवा रहा हूं ना, ऐसे ही आप सेकंड थर्ड फोर्थ के लिखोगे। तो फर्स्ट शेल के लिए ब्रैकेट में क्या लिखे? के। ऐसे सेकंड लिखोगे तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एल एम एन, ये लिख लोगे। चलो कॉमा डालो, कॉमा। क्या होती है एन की वैल्यू? 1। एन की वैल्यू क्या होती है? 1। तो कॉमा डाल के तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिर्फ 0। 0 टू n-1, 1 - 1 is 0, 0 to 0 मतलब 0, 0 to 0 मतलब सिर्फ 0। चलो बाकी तीनों के भी लिख लो। क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा क्या? सौभाग्य। अरे अभी जो बताया ना कि पहले फॉर फर्स्ट शेल के लिखो, अब ऐसे आप सेकंड के लिखो फॉर सेकंड शेल ब्रैकेट में एल। ये वाला कौन सा एल है? कैपिटल एल। सुन रहे क्या? बोर्ड ने जो नाम दिया था वो कैपिटल एल है ना, और हमारा जो क्वांटम नंबर है वो स्मॉल एल है, तो दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, फॉर सेकेंड शेल दैट इज कैपिटल एल, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 2। एन की वैल्यू क्या होती है? 2। तो एल क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0 एंड 1। चलो ऐसी 3 और 4 लिखो जल्दी से। वाह, लिखिए 4 तक कम से कम। अब वो एल का मीनिंग भी लिखते हैं कि 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है। तो नीचे लाइन में लिखेंगे, पहले लिखो ईच वैल्यू ऑफ एल, ईच वैल्यू ऑफ एल, ईच वैल्यू ऑफ एल represents a different subshell. Each value of L represents a different subshell. Represents a different subshell. Represent different subshell. तो इसको ऐसा टेबल बना करके लिख लो कि L की वैल्यू लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन, उस L का नाम क्या है। तो L अगर 0 है तो उसका नाम S होता है, L अगर 1 है तो उसका नाम P होता है। स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे ना, स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f। अगर L की वैल्यू 2 है तो D बोलते हैं, L की वैल्यू 3 के लिए F बोलते हैं, 4 के लिए G बोलते हैं, 5 के लिए H बोलते हैं, एंड सो ऑन। हालांकि अपन को 4 5 की जरूरत नहीं पड़ती, बट तब भी अगर होंगे तो यही नाम देंगे। हम्म, उनके नाम लिख रहे हैं अपन, सब शेल्स के नाम, SPDF। तो एक फर्स्ट शेल के पास एक सब शेल है, सेकेंड शेल के पास 2 सब शेल है, थर्ड शेल के पास 3 सब शेल है, फोर्थ के पास 4 सब शेल है। और होना भी चाहिए ना, देखो आप, चलो पहले बना लो।
बना लिए। देखो आप ऐसे समझो कि अगर आप 2 लोग हो तो आप एक रूम में रह लोगे, पर अगर आप लोग ज्यादा हो गए तो आपको नंबर ऑफ रूम ज्यादा चाहिए ना, आपको 1 BHK में काम नहीं चलेगा, आपको 2 BHK लेना पड़ेगा, आपको 3 BHK लेना पड़ेगा, समझ रहे क्या? तो अब क्या हो रहा है ना, फर्स्ट शेल में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू अवर 2n² रूल। 2 × 1² कितना होता है 2, तो इसलिए उसके पास एक ही सब शेल से काम चल जाता है, 2 ही लोग तो हैं, रह लेंगे एक में, ठीक है। पर जहां n = 2 की बात आती है, 2n² रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो वो एक सबशेल में नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ सबशेल्स बढ़ जाते हैं। और जब मैं n = 3 की बात करूंगा तो ये तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 × 3², 2 × 3², 18 हो गया ना, 3² 9, 9 × 2 18। तो अब वो 18 लोग कैसे 2 में रह लेंगे? जब 8 के लिए 2 चाहिए था आपको, तो 18 के लिए अपन 3 लेते हैं, 3s 3p एंड 3d। यानी लोग बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ रूम्स बढ़ने चाहिए ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स बढ़ रही है। समझ आ रहा है? मतलब अब हर सबशेल के अंदर क्या होंगी? ऑर्बिटल्स। हर सबशेल के अंदर क्या होगी? हर रूम के अंदर बिस्तर होगे, तो बिस्तर में ही ना, अरे हाँ है ना। आप ऐसे समझो कि एक रूम था, रूम के अंदर बिस्तर, अब ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। वैसे ही n = 4 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? 4d एंड 4s, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां जाके सो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके हिसाब से उनको अंदर उतने बेड लगाने पड़ेंगे, उतने ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। तो अब हमारा आता है थर्ड क्वांटम नंबर। देखो थर्ड क्वांटम नंबर बिस्तर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा एक चीज मैं वहां पर लिखाना भूल गया, एनर्जीज। किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? एस की सबसे कम, पी की उससे ज्यादा, डी की उससे ज्यादा और एफ की सबसे ज्यादा। आया ना? अभी तो बताया था ना, फर्स्ट बेंच लास्ट बेंच वाला, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऐसे करके कहीं लिख लो ना, छोटा सा कहीं पे या मार्जिन पे कहीं पे भी जहां दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सबशेल्स की एनर्जी इस ऑर्डर में रहेगी, एस की सबसे कम, फिर पी की, फिर डी की, फिर एस की। समझे क्या? यानी सबसे पहले कौन भराएगा? किसका एस? 1 का एस। सबसे पहले कौन भराएगा? 1 का एस। उसके बाद कौन भराएगा? 1 के पास तो पी नहीं है, तो 2 का एस, फिर 2 का पी, क्योंकि 3 में नहीं जा सकते ना, 3 के एस की एनर्जी देखो, 1 की एनर्जी 2 से कम है, 1 की एनर्जी 2 से कम है, 2 की एनर्जी 3 से कम है। बोर का रेडियस को आप फॉलो करोगे ना भाई, बोर का जो थ्योरी था कि फर्स्ट वाला शेल की एनर्जी सेकंड वाले से कम होती है, सेकंड की एनर्जी थर्ड से कम होती है, थर्ड की एनर्जी फोर्थ से कम होती है, तो वैसे ही सेकंड का एस की एनर्जी कम होगी और सेकंड के पी की एनर्जी उससे ज्यादा होगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? 2p में। बोर का वो भी एनर्जी रूल फॉलो करेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां भर आता है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में, फिर वो जाता है हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में, फिर 3 का एस भराएगा, फिर 3 का पी भराएगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है क्या भाई? मैं नहीं लिख रहा हूं, आगे लिखेंगे अपन, ठीक है। चलो आगे बढ़े। थर्ड क्वांटम नंबर क्या लिखे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख रहा, इसको ब्रैकेट में स्मॉल एम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल एम से, स्मॉल एम, या कई जगह बुक में एम एल भी लिखा रहता है, एम एल दोनों लिख लो, एम या स्मॉल एम या एम एल। एम एल लिखने का रीजन ये है कि जैसे एल का वैल्यू एन पे डिपेंडेंट था ना, एल इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के, एल का वैल्यू एन पे डिपेंडेंट था कि नहीं था, वैसे ही एम का वैल्यू एल पे डिपेंड करेगा कि रूम कितना बड़ा है, उसके हिसाब से बिस्तर डालेंगे ना। आप छोटे से इस रूम में 10 बेड थोड़ा लगा दोगे, कि लगा दोगे? नहीं लगा पाएंगे ना। तो एल का, एल कौन सा टाइप का सबशेल है, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रखेंगे। हाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो लिखना इसमें नीचे, दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर
is required to explain the fact that this quantum number is required to explain the fact that to explain the fact that when the source producing the line spectrum, when the source producing the line spectrum, when the source producing the line spectrum is placed in a magnetic field, कुछ याद आ रहा है क्या? बोर का ड्रॉबैक में दो इफेक्ट लिखे थे. मैं बोल रहा हूं बोर के ड्रॉबैक में दो इफेक्ट लिखे थे कि लाइंस और स्प्लिट हो जाती हैं व्हेन इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और मैग्नेटिक फील्ड वाला जीमन इफेक्ट. समझ रहे हैं क्या? मतलब अगर आप एक लाइट प्रोड्यूसिंग सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसकी लाइंस और स्प्लिट होती है. वो अपन इस क्वांटम नंबर से समझाने वाले हैं. हाँ, fact that the source producing the line spectrum is placed in a magnetic field, comma, each spectral lines splits up into each spectral lines, magnetic field का कॉमा डाल दो, each spectral lines splits up into a number of lines, ब्रैकेट में जीमन इफेक्ट. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे the magnetic quantum number determines the number of preferred orientations, determines the number of preferred orientations of the electrons present in a subshell. Preferred orientations of the electrons present in a subshell. Full stop. In other words, each orientation corresponds to an orbital. Each orientation corresponds to an orbital. Therefore, the magnetic quantum number determines the number of orbitals present in any subshell. Number of orbitals present in any subshell. Next line में it is denoted by small m or ml. It is denoted by small m और ml. ml में ना l को नीचे लिखना वरना वो मिलीलीटर दिखेगा. समझ रहे हैं क्या? l सबस्क्रिप्ट में ना भाई,
स्मॉल m या फिर ml, and its value ranges from and its value ranges from and its value ranges from minus L to plus L. माइनस L, m का वैल्यू L पे डिपेंड करेगा बोला था ना मैंने, तो m का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? L पे, माइनस L2 प्लस L. चलिए आगे बढ़े, अब तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? N L M चालू करें. n के वैल्यू 1 के लिए ध्यान देना, पहले इधर बाद में लिखना. n के वैल्यू 1 के लिए L की क्या वैल्यू होती है? ओनली 0. 0 to n minus 1, ओनली 0. तो m की क्या वैल्यू होगी? माइनस L टू L, यानी माइनस 0 से प्लस 0, यानी कि 0 ही हुआ ना. सिर्फ 0, सिर्फ एक वैल्यू. एक वैल्यू का मतलब है 1 ऑर्बिटल. क्या बोलेंगे अपन? 1 ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल है. चलो आगे बढ़ते हैं. n इज इक्वल्स टू 2. L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और यानी कि S भी है और T भी है. L की 0 वैल्यू के लिए m की वैल्यू 0 होती है, तो ऊपर ही लिख चुके हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल. बट L की वैल्यू 1 के लिए m की वैल्यू -1, 0, 2 लिखा है ना अपन ने, रेंज लिखे हैं. माइनस L प्लस L नहीं है, माइनस L से प्लस L है, यानी कि -1 से +1, यानी कि -1, 0 एंड +1. कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल. हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है. समझ में आया? हाँ, नींद आ रही है क्या? हाँ, अच्छे टॉपिक में नींद आ रही है, पलक झपक रहा है ऐसे बार बार. ठीक है, आगे बढ़े. n इज इक्वल्स टू 3. L की वैल्यू यहां तो अपन देख चुके हैं ना पहले ही. बताओ, -2 से +2, यानी कि -2, -1, 0, 1 एंड 2. कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल. एक और लास्ट. हाँ, 7 ऑर्बिटल होगी. ये अब मैं इतना नहीं लिखूं, है ना. इसके पास कितनी ऑर्बिटल? एक. क्या नाम की? 0 नाम की. इसके पास 3 ऑर्बिटल. क्या नाम की? नंबर्स तो यही है ना हमारे. क्वांटम नंबर्स आर नंबर्स, नॉट लेटर्स. सेवन. कैसे आया 7? 3 के लिए m का वैल्यू रेंज करेगा -3, -2, -1, 0, 1, 7. समझ में आया? यानी कि s सबशेल या s के पास एक ऑर्बिटल होती है, t के पास 3 ऑर्बिटल होती है, d के पास, अरे l इज इक्वल टू 2d होता है ना. l इज इक्वल टू 0 मतलब s होता है, l इज इक्वल टू 1 मतलब p होता है, l इज इक्वल टू 2 मतलब d होता है, और l इज इक्वल टू 3 मतलब f होता है. तो s के पास एक ऑर्बिटल, t के पास 3 ऑर्बिटल, d के पास 5 और f के पास 7. इसका मीनिंग ये है कि जब इलेक्ट्रॉन s सबशेल में होता है ना, तो वो अपने आप को एक ही ओरिएंटेशन में रख सकता है. वो कितना भी घूम ले, वो एक जैसा ही दिखता है. और ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसको आप कितना भी घुमा लो वो एक जैसा ही दिखेगा? स्फीयर. सर्कल मत बोलो, स्फीयर बोलो, क्योंकि अब अपन 3D की बात करें ना. आप स्फीयर को कितना भी घुमा लो, आपको लगेगा कि ये तो सेम पोजीशन पे ही है. हाँ या ना? आप समझ रहे हैं क्या क्या बोला मैं? इससे आपने ये बता दिया कि एस वाले ऑर्बिटल का शेप स्फीयर होता है. एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है?
स्फीयर, ठीक है। अब अगर p की वैल्यू 3, मतलब p के पास 3 ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये है कि p में इलेक्ट्रॉन 3 ओरिएंटेशन से रह सकता है, px, py, pz, 3 ऑर्बिटल। ये वो डंबल शेप वाले होते हैं कि डंबल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, एक ही में नहीं बना था, डंबल ऐसा भी हो सकता है और डंबल जेड एक्सिस में भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। आपके एनसीईआरटी में ना इसको जेड एक्सिस माना है, तो एक को, दूसरे को एक्स मान लो, तीसरे को वाई मान लो, तीनों तो परपेंडिकुलर ही होते हैं ना एक दूसरे के। आप इसको एक्स बोलो, इसको वाई बोलो, इसको जेड बोलो, या आप इसको एक्स बोलो, इसको वाई बोलो, इसको जेड बोलो, एक ही मतलब है, तीनों तो परपेंडिकुलर एक दूसरे के, समझ गए ना। आप इसको कैसे भी घुमाओ, ये एक्स वाई जेड है तो इसको भी आप एक्स वाई जेड बोल सकते हो, तीनों तो परपेंडिकुलर एक दूसरे के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर है ये। और वैसे जब मैं डी की बात करूंगा तो डी के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं और एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स हैं, क्लियर है ये, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं, एम की वैल्यूज को लिखते हैं, चलो नीचे लिखना, लिख लेना -L टू L इंक्लूडिंग 0, 0 को छोड़ना नहीं है ना, इंक्लूडिंग 0। चलो लिखो नीचे, फॉर L इज इक्वल्स टू 0, फॉर L इज इक्वल्स टू 0, पहले L इज इक्वल्स टू 0 के लिए लिखना है, ठीक है। फॉर L इज इक्वल्स टू 0, M is equals to 0. For L is equals to 0, M is equals to 0. This means that S subshell has only one orientation in space. समझ के लिखो जो लिख रहे हो, S subshell has only one orientation in space. एक ही तरीके से वो स्पेस में रह सकता है, one orientation in space. तो स्टॉप, इन अदर वर्ड्स, ये L इज इक्वल टू 0 के लिए लिख रहे हैं भैया ना, फॉर इन अदर वर्ड्स S subshell has only one orbital. S subshell has only one orbital called S orbital, called S orbital, called S orbital, क्लियर है। चलो L इज इक्वल्स टू 1 पे लिख डालो जल्दी से, L इज इक्वल्स टू 1, ब्रैकेट में P लिख लेना, L इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है, P, ऊपर L इज इक्वल्स टू 0 के बाद ब्रैकेट में S लिखो, तो M इज इक्वल्स टू 0 नहीं, L इज इक्वल्स टू 0, ऊपर लिखा ना L इज इक्वल्स टू 0, तो वहां ब्रैकेट में S लिख लेना। तो S सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल हुए, अब P के पास कितने हो जाएंगे, 3, तो लिख लो पूरा लाइन, फॉर L इज इक्वल्स टू 1, ब्रैकेट में P सबशेल, M can have 3 values, कौन कौन सी, -1, 0 एंड 1। अब इतना पूरा मत लिखो, सीधा लिख लो बस कि P subshell has 3 orbitals, P subshell, M can have 3 values, वो वैल्यूज भी लिखो, M can have 3 वैल्यूज के बाद वैल्यू लिखे ना, -1, 0, 1, हाँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि P के पास 3 ऑर्बिटल हैं, 3 बिस्तर हैं, 3 डबल बेड हैं। अब एक डबल बेड में कितने आते हैं, 2, एक डबल बेड में कितने आते हैं, 2, अच्छे से सोना है तो करवट बदल के, ऐसे तो 5 भी सो जाएंगे चिपक चिपक, ठीक है। बट स्टैंडर्ड क्या होता है, वो बना किस, नाम ही दिया ना डबल बेड, कि 2 लोग के लिए है वो, ठीक है, अब वो अपन 10 भी घुस जाएंगे उसके अंदर, ठीक है, बट स्टैंडर्ड तो 2 के लिए है ना वो। अब जैसे आप एक्टिवा में कितने बैठते हो, 2 बैठते हो ना, पर 4 ही बैठते हैं, पर स्टैंडर्ड कितने लोग के लिए है, ठीक है। हाँ चलो लिखिए पूरा P के लिए, P has 3 orbitals, named according to their orientations, उनका नाम लिखते हैं, named according to their orientations, named according to their orientation, px, py and pz, ऐसा लिखना, px, py, pz, मतलब एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, दूसरा पी वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा और तीसरा पी जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिएंटेशन
अपन ने ऊपर लिखा ना कि ये वाला क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे ओरिएंटेड है स्पेस में। तो एस के पास एक ऑर्बिटल है, मतलब वो स्पीयर जैसा होगा। ये कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है। अपन शेप देखेंगे आगे जाकर के, ठीक है। चलो डी के लिए लाइन लिखो जल्दी से फटाफट, डी के लिए और एफ के लिए लिख लो जल्दी। फॉर एल इज इक्वल्स टू क्या, 2 ब्रैकेट में डी, स्मॉल डी, एम कैन हैव 5 वैल्यूज, हाइफन डाल के वैल्यूज भी लिखेंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसका मतलब क्या हुआ कि डी सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल हैं, डी सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल हैं, है ना। इनका नाम भी लिखेंगे ना, इनका नाम बस लिखेंगे, एफ का नाम नहीं लिखेंगे। शेप भी ना अपन को डी तक ही पढ़ना है, एफ तक नहीं जाना है शेप में भी, ठीक है। हाँ, देयर नेम्स आर dxy, dyz, dzx, comma dx square minus y square and dz square। 5 ऑर्बिटल्स उनके नाम। जैसे पी वाले के 3 ही थे ना, तो पी एक्स वाई जेड ऐसा हो गया था। वो सिंगल डंबल था, सुन रहे हो क्या। पी का शेप क्या होता है, देखो एस का शेप तो आप ही लोगों ने मुझे बताया ना, स्पीयर, क्योंकि स्पीयर स्पेस में एक जैसा ही दिखेगा। बट डंबल स्पेस में इस तरीके से भी हो सकता है, सिंगल डंबल इस तरीके से भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, एक्स वाई जेड तीन होगा ये। अब बी का शेप ना डबल डंबल होता है। डबल डंबल मतलब एक डंबल ये, दूसरा डंबल, इसको लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोब्स। 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब। पत्ती नहीं होती, फूल एक आता है, ग्लोब बोलते हैं क्या, ग्लोब, जिसमें ऐसे चाय से पत्ती निकले रहती है, वैसे टाइप का। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो क्या होता है एक्चुअली, ये जो लोब है ना, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी का रीजन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है कि अल्टीमेटली वो शेप इस टाइप के लीफ का बना रहा है। अब इतने एरिया में आपको इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल जाएगा, तो भी तो शेप ऐसा बना ना। एस वाले में शेप वो स्फीयर बना रहे थे, पी वाले के लिए वो शेप डंबल बना रहे थे, इसके लिए वो शेप डबल डंबल बना रहे थे। अब ये डबल डंबल ना 5 तरीके से रहता है हमारे स्पेस में, अकॉर्डिंगली 5 नाम आए हैं। वो 5 ओरिएंटेशन कैसा है ध्यान देना। अगर दो डंबल एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, तो ये कहलाएगा डी एक्स वाई। ये ऑर्बिटल क्या है, डी एक्स वाई। अगर वो डबल डंबल y और z के बीच में है, तो वो कहलाएगा dy z ऑर्बिटल। अगर वो, हाँ, जरूरी नहीं कहीं भी हो सकता है, ओरिएंटेशन तो कैसे भी हो सकती है ना। आपका ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो आप एक्सिस के अलोंग भी हो सकते हो और एक्सिस के बीच में भी हो सकते हो। मतलब आप लाइन यहां बनाओ या इन दोनों के बीच में बनाओ, बना सकते हो ना। अभी हम अलोंग, अभी हम बिटवीन द एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आपका डंबल इन दोनों के बीच में है। फिर ये ओरिएंट होकर अगर ऐसा आ गया तो ये अलोंग द एक्सिस हो जाएगा। वो हमारा चौथा वाला है। 3 तो आपको नाम से समझ में आ रहे होंगे। 2 डंबल उन 2 एक्सिस के बीच में है। अभी ये दोनों डंबल एक्सिस के अलोंग नहीं, आप एक्सिस के अलोंग समझ लो ना। अगर ये एक्सिस है तो डंबल इसी के अलोंग होता है, तो इसको बोलते हैं अलोंग द एक्सिस। अभी बिटवीन द एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है, अलोंग द एक्सिस, एक्स एंड वाई, ठीक है। और जो लास्ट बच गया जेड स्क्वायर वाला, वो कैसा होता है ध्यान देना। ये मान लीजिए जेड एक्सिस, ये वाली जेड एक्सिस है, सुन रहे। तो इसमें ऑर्बिटल आपका बस एक ही होता है, ये वाला। और दूसरा क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एक एंगुलर रिंग बनाते हैं इसके अराउंड में। जैसे आप ऐसा समझो कि मैं, ये वाला मैं, इतने एरिया में डंबल है, ठीक है।
अब इसके अलॉन्ग में एक रिंग है, मैं हुला हुप कर रहा हूँ वाला, एक रिंग होती है ना, हुला हुप करते हैं तो हुला हुप नहीं आते क्या, ऐसे ऐसे करते तो वो रिंग आपके अराउंड में घूमते रहेगी, तो ये वो रिंग है। तो इलेक्ट्रॉन, अरे हंस कह रहा है, अब और कैसे समझाऊं इसको। हाँ हाँ एग्जैक्टली वैसा भी सैटर्न में जो एक रिंग होता है वैसे ही कुछ है। तो ये आपका ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अराउंड में एक एरिया ऐसा है एंगुलर रिंग वाला जहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट यहां नहीं होगा। कहां होगा, वो रिंग में, बस वो रिंग में या वो इतनी जगह में होगा। तो ये आपका पांचवा ऑर्बिटल। तो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसी एफ के कितने होंगे, 7। तो एफ के लिए भी लिख लो जल्दी से, नाम ये लिख लेना पांचों, नाम नाम और शेप ना हमें सिर्फ डी तक ही पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, एफ तक तो और हायर लेवल जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो एफ पढ़ना, अदरवाइज अभी तक हम डी के ही शेप तक अपने आप को सीमित रखेंगे। ठीक है, चलो एफ के लिए जल्दी लाइन लिखो, क्या हो जाएगा एफ के लिए, फॉर एल इज इक्वल्स टू 3 की 4, 0 1 2 3 3 3, 0 तो एस हो गया ना, 1 टी हो गया, 2 डी हो गया, तो 3 क्या होगा एफ। फॉर एल इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में एफ, एम कैन हैव 7 वैल्यूज, एम कैन हैव 7 वैल्यूज, -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि एफ सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल हो गए, 7 ऑर्बिटल, यानी कि 7 डबल बेड। ठीक है, आगे बढ़े, लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम, हाँ हाँ स्पिन, और कौन सा स्पिन होता है, स्पिन क्वांटम नंबर ब्रैकेट में एस, ब्रैकेट में एस, स्मॉल एस ना, ऑल द क्वांटम नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, पता है कि वो जो एक बिस्तर में 2 लोग सो रहे हैं वो कैसे सो रहे हैं, क्लॉकवाइज सो रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सो रहे हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे हैं, आपस में कैसे ओरिएंटेड है, सुन रहे हैं क्या। अब देखो ऑर्बिटल को ऐसे अपन शेप से तो नहीं बताते, जब अपन कॉपी में बनाते हैं ऑर्बिटल ना, तो उसको ऐसे बॉक्सेस से बनाते हैं, एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल, एस के पास एक ऑर्बिटल तो एक बॉक्स बनाएंगे, टी के पास कितने ऑर्बिटल थे, 3 तो 3 बॉक्स बनाएंगे, डी के पास 5 तो कितने बॉक्स बनाएंगे, 5 बॉक्स बनाएंगे, और एफ के पास 7 तो ये 7 बॉक्स बनाएंगे। हो गए 7। ठीक है, अब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जैसे हर एक बेड में, डबल बेड में 2 लोग सो सकते हैं, वैसे ही हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बट विथ ऑपोजिट स्पिन्स, बट विथ, हम एक ही साथ सो जाते हैं ना, दोनों का सर एक तरफ दोनों का पैर एक तरफ, बट इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रह पाते, वो एक बोलेगा मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, क्योंकि देखो ये रोटेट हो रहे हैं ना, आप सोते समय रोटेट होते क्या, नहीं होते हो, आप सोते समय रोटेट होते तो फिर आप लोग को भी ऐसे उल्टा सोना पड़ता कि भाई मैं ऐसे रोटेट होते होते सोऊंगा और तू ऐसे रोटेट होते हुए सोना, तो हम कभी आपस में टकराएंगे नहीं, पर इन लोग रोटेट होते हैं। अपन बात की ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी करते हैं और अपने एक्सिस में रोटेट भी करते हैं, बट हम सोते वक्त एक ही पोजीशन पे सोते हैं, हम रोटेट नहीं करते रहते रात भर, तो ये पर रोटेट करेगा तो दोनों में टकराव नहीं होनी चाहिए, इसलिए दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट रोटेट होते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे, ये हो गया क्लॉकवाइज, और ये कैसे रोटेट हो रहा है आपका एंटी क्लॉक, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +½ होता है, और एंटी क्लॉक वाले के लिए -½ होता है। एम आई क्लियर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है एक ऑर्बिटल के अंदर, तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर उसको क्या हो जाएगा, +½ यानी पहला इलेक्ट्रॉन +½ वाला स्पिन क्वांटम नंबर और दूसरा वाला -½ वाला। आपको याद, अपने क्वांटम नंबर जब लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था, तो मैंने एक लाइन आपको बोली थी कि 2 पर्सन सेम स्ट्रीट में रह सकते हैं, बट अल्टीमेटली उनका घर तो अलग अलग होगा, है ना, आप ये समझ लो हर घर में एक ही आदमी रहता है। ठीक है,
तो दोनों का घर अलग अलग होगा ना, यानी कि उनका पहला 3 एड्रेस का लाइन सेम है, दोनों रायपुर में है, दोनों डीडी नगर में है, दोनों सेक्टर 2 में है, बट घर अलग अलग। वैसे ही अब समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो अपन किसके इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं पता है, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट शेल, उसके में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैं वो दोनों की बात कर रहा हूं। ध्यान समझना, मैं दोनों का क्वांटम नंबर बताने वाला हूं आपको। दोनों फर्स्ट शेल में है ना, तो दोनों का ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2, या 1 2 नहीं देते, इसको इलेक्ट्रॉन नंबर ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। मैं दोनों का क्वांटम नंबर लिखने वाला हूं, ध्यान देना। चारों पढ़ लिए ना अपन, चारों दोनों का क्वांटम नंबर लिख सकते हैं, चारों लाइन, चारों नंबर्स। तो इस वाले के लिए दोनों फर्स्ट शेल में है ना, तो दोनों के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 तो होती नहीं है एन का वैल्यू, एन स्टार्ट होता है 1 से, कैसे कर रहे हो, ठीक है। और दोनों एन की वैल्यू 1 के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, दोनों एस में है, कहां पे है, दोनों एस में है, और दोनों एस के पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो दोनों की एम की वैल्यू भी यहां तक सेम शहर, सेम मोहल्ला, सेम गली, यहां तक सेम थे ना, बट स्पिन दोनों की अलग अलग है, प्लस हाफ। दिस शोज दैट कि हर इलेक्ट्रॉन का वो जो 4 क्वांटम नंबर का सेट है वो यूनिक होता है। वो क्या होता है कि आखिरी ने दोनों को अलग कर दिया ना, आखिरी नंबर ने दोनों के सेट को बदल दिया, भले तीनों शुरू का सेम था, बट आखिरी ने तो चेंज कर दिया, तो हो गया डिफरेंट सेट, ये अलग सेट हो गया, ये अलग सेट हो गया। चारों नंबर सेम होते तो आप सेम सेट बोलते ना, कि चारों का मतलब दोनों का चारों नंबर सेम है, पर अभी है क्या, तो स्पिन क्वांटम नंबर ये इंश्योर करता है कि हर इलेक्ट्रॉन का 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर अलग हो, यूनिक हो। अदरवाइज 1 के एक्स के एक ऑर्बिटल तक तो तीनों नंबर सेम होंगे, हाँ या ना, हर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, तो उस ऑर्बिटल तक तो उनका तीनों नंबर सेम होगा, हाँ या ना, बट फर्क क्या आएगा उनके स्पिन में, तो हाफ एंड माइनस। आप समझे क्या, एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के n इज इक्वल्स टू 3 के n के पास तो s p d तीनों है ना, उसके d में है, कहां पे है वो, d में। अब d के पास तो 5 ऑर्बिटल है, 5 को ऐसे बना दूं 1 2 3 4 5, ये 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का नाम बी, बोथ बिलोंग्स टू थर्ड शेल, तो दोनों की n की वैल्यू है ना, दोनों d में है ना, तो l का वैल्यू 2 0 1 2, d के लिए l2 होता है, दोनों पहले ही ऑर्बिटल में है, m की वैल्यू -2 -1 0 1 एंड 2, याद आ रहा है, m कैन हैव 5 वैल्यूज, -2 से +2, तभी तो 5 ऑर्बिटल बोले थे ना, तो इस ऑर्बिटल का नाम दे दो -2 -1 0 1 2, तो m का वैल्यू क्या हो गया दोनों के लिए, यहां तक तो दोनों का सेम सेट हो गया ना, बट s के लिए क्लियर है। हाँ, इस वाले का क्या चेंज होगा बताओ जल्दी से, इस वाले का इन दोनों से क्या चेंज होने वाला है, n तो 3 रहेगा, l अभी d में ही है ना, 3 के d में दोनों, बट m चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और स्पिन प्लस हाफ, समझ गए क्या, चलो इसका बताओ, 3 2 1 प्लस हाफ, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, चलो एक और देखते हैं, 2 के p का तीसरा इलेक्ट्रॉन जो कि मैं बोल रहा हूं यहां पे है, ये वाले, चलो चालू करो, n इज इक्वल्स टू 2, अरे जो नंबर लिखा वही तो होता है, 2 का p मतलब सेकेंड शेल का p सब शेल, सेकेंड शेल का p सब, तो n का 2 हो गया, l 1, वेरी गुड, क्योंकि 0 s होता है, l 1 p होता है, ओके। अब आगे m, इसकी बात कर रहा हूं ना मैं, -1 0 1, और स्पिन प्लस हाफ, क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, तो प्लस, एरो ऊपर मतलब क्लॉकवाइज, एरो डाउन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ,
एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलो स्पिन क्वांटम नंबर लिखते हैं, लिखना इसमें डिनोटेड बाय एस ना। देखो, this number was introduced this number was introduced this number was introduced to account for the fact that to account for the fact that to account for the fact that the electron in an atom the electron in an atom the electron in an atom not only moves not only moves not only moves around the nucleus, यानी कि सिर्फ रिवॉल्व थोड़ी ना करता है, रोटेट भी करता है ना. Not only moves around the nucleus but also spins about its own axis but also spins about its own axis, just like earth, है ना. रोटेट भी होता है तो दिन बदलता है और रिवॉल्व भी होता है तो साल बदलता है. ठीक है, around the nucleus but also spins about its own axis. ठीक है, it is represented by s, इसको अपन स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. it is represented by s it is represented by s full stop. Since the electron in an orbital can spin 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 either in clockwise direction or in the anti-clockwise direction hence clockwise direction or anti-clockwise direction, hence for a given value of m m ना, m एक ऑर्बिटल, m का वैल्यू क्या बताता है ऑर्बिटल, आप देख रहे हो. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ m, s कैन हैव टू वैल्यूज, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ m, s कैन हैव ओनली टू वैल्यूज. एक क्लॉकवाइज के लिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के लिए. s कैन हैव टू वैल्यूज, दैट इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. That is plus half और minus half. ब्रैकेट में ऐसा. इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे डिनोट करेंगे ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल को बॉक्स से डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को ऐसे एरोस बना करके डिनोट करेंगे. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये चारों क्वांटम नंबर हो गया आज. अब इन्हीं क्वांटम नंबर्स या इन्हीं एसपीडीएफ की हेल्प से ना हम नया कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, नया तरीका कॉन्फ़िगरेशन लिखने का. ठीक है, बट इसको एक बार रिवाइज करके आना. ये इंटरेस्टिंग भी है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है. ठीक है, मतलब एल की वैल्यू 0 से चालू होती है, एन की वैल्यू 1 से चालू होती है, तो एल की वैल्यू एन पे डिपेंड कर रही है, एम की वैल्यू एल पे डिपेंड कर रही है, और एक एम के लिए एस की वैल्यू 2 हो सकती है, प्लस हाफ माइनस. एस सबसे इजी है, या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, बट थोड़ा कंफ्यूजन हमको एन, एल और एम के लिए होगा. ठीक है, एक बार ये पूरा पार्ट रिवाइज करके आएंगे, है ना, समझ रहेगा. तभी अपन आगे वाले क्लास में ना एक समरी बना देंगे पूरी, कि किसके पास कितने सबशेल्स हैं, हर सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अपन बोरबेरी के 2n² को जस्टिफाई भी करेंगे इससे. ठीक है, चलो, थैंक यू.